सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे आप मेरे साथ द हिंदू के एडिटोरियल्स के जरिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को सीखते हो। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। स्टॉप प्रेस इसका टाइटल है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को एक सीटिंग में एक साथ देखें ताकि आप जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, आप आधे पौने घंटे के अंदर 4-6 घंटे की लर्निंग ले सकते हैं अगर फोकस के साथ एक सीटिंग में आप देख रहे हैं। शुरू करेंगे, आइए कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपके साथ छोटी मोटी टिप्स भी शेयर करूंगा आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके नोट्स बनाने से रिलेटेड। पहले अपने एडिटोरियल को शुरू करेंगे। करें स्टॉप प्रेस, प्रेस को स्टॉप कर दो, या तो प्रेस को, मीडिया को स्टॉप कर दो, या आप क्या करो, अगर आपने स्टॉप कर दिया तो उसकी हम आज बात करेंगे, है ना। तो स्टॉप प्रेस का करने का मतलब यही है, मीडिया को किसी ने रोका है किसी काम को करने से, किसी खबर को कवर करने से, उसी पे अपना बेस्ड है आज का एडिटोरियल। आगे क्या भी रहा है, कह रहे ऑन ब्लैंकेट गैग ऑर्डर अगेंस्ट द मीडिया। कह रहे हम बात कर रहे हैं उस ब्लैंकेट गैग ऑर्डर की जो अगेंस्ट द मीडिया निकला है। अब देखो ये ब्लैंकेट गैग ऑर्डर होता क्या है ना, इस पर थोड़ी सी नजर मारते हैं। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, गैग का मतलब होता है, आपने अगर फिल्में देखी हो तो उसमें जो कपड़ा मुंह में ठूंसते हैं ना, किसी किडनैपर को, किडनैपर जब किडनैप कर लेता है तो विक्टिम के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है कि वो चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, है ना। तो वो उस कपड़े को बोलते हैं गैग। अब ब्लैंकेट और गैग एक साथ मिलकर इसका मतलब क्या है, चलो पहले गैग को देखते हैं। गैग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं कोर्ट के जिसमें कोर्ट एक ऐसा ही कपड़ा मीडिया के मुंह में ठूस देती है, एक ऐसा ऑर्डर निकालती है और बोल देती है कि इस केस में शामिल किसी भी लोग को और सारी मीडिया को बयानबाजी करने ऊपर रोक लगाई जाती है। ना तो मीडिया अपने टीवी चैनल पे, अपने अखबार में इस केस के बारे में छापेगी, ना कोई भी इंसान इस केस से जुड़ा हुआ कोई बयान देगा। तो वो हो गया गैग ऑर्डर, क्योंकि मुंह में चॉकिंग क्लॉथ, वही कपड़ा ठूंस दिया गया है सब लोगों के, है ना, ऐसे बनाया वर्ड। और ब्लैंकेट का मतलब होता है ऐसा एक कंबल, एक ऐसा एक ऑर्डर जो कंबल की तरह है, सब चीजों पे लागू हो। मैं एक ऐसा ऑर्डर निकालूं, भाई टीवी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, हर तरह की मीडिया ने इस ऑर्डर के बाद इसको कवर नहीं करना। तो एक ये ब्लैंकेट ऑर्डर है। ब्लैंकेट ऑर्डर वही होते हैं जो गधे और घोड़े में भेद नहीं करते हैं, वो एक सीधा सा ऑर्डर होता है, हर आदमी पे लागू होता है, उससे जुड़े हुए, है ना। इसको हम जनरल ऑर्डर भी बोलते हैं, स्वीपिंग ऑर्डर भी बोलते हैं और ओमनीबस ऑर्डर भी बोलते हैं। जब आप कोई ब्लैंकेट ऑर्डर निकालेंगे या ब्लैंकेट बैन लगाएंगे या स्वीपिंग बैन लगाएंगे या ओमनीबस बैन लगाएंगे या ओमनीबस ऑर्डर लगाएंगे, आप एक ऐसा काम करेंगे जो सब पे लागू होगा विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। तो कह रहा है ऐसा ही बिना किसी भेदभाव के जो कपड़ा ठूंसने वाला ऑर्डर निकला है मीडिया के ऊपर, हम उसकी बात कर रहे हैं इस जो है एडिटोरियल के दौरान। देखो समझना जरूरी है, सीधे सीधे इसका मीनिंग आपको मैं बता दूंगा तो क्या होगा उससे, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, है ना। चलो अब देखो इसका टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा और डिटेल में। कह रहे कोर्ट्स मस्ट अवॉइड ओमनीबस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस। कह रहे कोर्ट्स को अवॉइड करना ही चाहिए। अवॉइड करना मतलब किसी चीज से जो है ना किनारा करना। तो कह रहे कोर्ट्स को इस चीज से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। अब वो कौन सी चीज है, ओमनीबस ऑर्डर्स, जो आपने ऊपर देखा ना अभी ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, है ना, ब्लैंकेट को हम ओमनीबस ऑर्डर भी बोलते हैं। तो कह रहे कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए ओमनीबस ऑर्डर्स को, ऐसे जनरल ऑर्डर्स को जो होते हैं पब्लिकेशन के खिलाफ, किसी भी चीज के छपने या टीवी पे बताए जाने के खिलाफ। और कैसे, बिना किसी एक्चुअल रिस्क के, जो है प्रेजुडिस का, जो है भेदभाव का। अगर कोई भेदभाव का रिस्क ना हो, अगर कोई भी पक्षपाती का रिस्क ना हो, बावजूद उस रिस्क के नहीं होने के कोर्ट को ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं निकालना चाहिए। ये सिर्फ तभी निकाला जाए जब उस केस के अंदर पक्षपात होने का कोर्ट को थोड़ा सा भी डर हो, कोर्ट को लगे कि अगर ये अखबार में छपेगा तो इसकी छवि खराब होगी। समझ गए ना। प्रेजुडिस वर्ड को देख लेना। प्री मतलब पहले से, जुडिस मतलब आप जुडिशियल हो गए हैं, पहले से ही आपने किसी चीज के बारे में दिमाग बना लिया है। अब इनजस्टिस ही करेंगे, कभी भी जस्टिस नहीं करेंगे। ऐसी हालत में आप डिस्क्रिमिनेशन ही करेंगे, हमेशा भेदभाव ही करेंगे। दो दोस्त हैं आपके, दोनों की लड़ाई हो गई। आपने सोचा हुआ पहले से ही कि अजय तो अच्छा लड़का है और विजय खराब लड़का है। अब प्रेजुडिस्ड हो अजय के साथ और प्रेजुडिस्ड हो विजय के खिलाफ। अब उन दोनों की लड़ाई हुई। इस बार विजय की गलती नहीं थी, पर आपका दिमाग ऐसा था कि अजय अच्छा लड़का है, विजय जो है मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। आपने पहले ही बोल दिया यार विजय तुझे नहीं लड़ना चाहिए।
आप प्रेजुडिस्ड हो, आप कभी भी सुनोगे ही नहीं किसी दूसरे की बात, आपने जो दिमाग पहले से बना रखा है ना, आप उसी पे ही काम करने वाले हो। इसलिए बोलते हैं प्रेजुडिस होना मतलब डिस्क्रिमिनेटरी होना, इनजस्टिस वाला होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों की दिक्कत है, सर हमारे को कोई शेड्यूल बना करके दो, करें कैसे हम, ये एडिटोरियल्स हम कर रहे हैं 15-15, 20-20, है ना, उसके बाद भी हमारा कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें सलाह देता हूँ क्या क्या करना चाहिए आपको। आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक छोटा सा आप है ना रूटीन बना लो। रूटीन ये है, अगले आज से 1 से 1.5 महीना, एटलीस्ट 30 to 40 डेज आप 1 घंटा रीडिंग को दोगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारी ग्रामर, सारे पेड कोर्सेज, सारी की सारी किताबें सब फेल हैं। अगर आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकते हो ना, देखो ये ओमनीबस आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, चलो ओमनीबस आप डिक्शनरी से देख लो। प्रेजुडिस नहीं पता था, चलो ये भी सिंपल वर्ड है वैसे तो, आप डिक्शनरी से देख लो। पर ये दोनों वर्ड्स को बताने के बावजूद अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाओ ना, तो फिर ग्रामर फेल है, फिर सारे पेड कोर्सेज भी फेल हैं जिस भी टीचर के आपने लिए हुए हैं, फिर सारी किताबें भी फेल हैं जो आप ग्रामर की पढ़ते हो, है ना। अगर आप किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकते हो बावजूद उस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को आपको बता दिए जाने के बाद, तो कहने का मतलब क्या है, वोकैबुलरी पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, पर सबसे पहली चीज, जरूरी चीज वो है कि आप सेंटेंस को पढ़ना सीखें, उसका मीनिंग निकालना सीखें, है ना। घोड़ा पहले आता है, गाड़ी बाद में आती है, आप गाड़ी को घोड़े से पहले ना लगाएं। तो हमेशा क्या करेंगे, आप हर रोज 1 घंटा आप रीडिंग को देंगे। अब रीड क्या करना है आपको, पहली चीज करनी है रीड न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। आप फ्रंट पेज लो किसी भी न्यूज़पेपर का, उसकी सारी हेडलाइंस पढ़ डालो, है ना। हेडलाइंस, सिर्फ हेडलाइंस बोल रहा हूं मैं, जैसे 15 न्यूज़ है तो 15 न्यूज़ की हेडलाइंस। ऐसे ही उसका वर्ड वाला पेज ले लो, बिजनेस वाला पेज ले लो, हेडलाइंस पढ़ लो सारी की सारी। 15 मिनट 20 मिनट 2 न्यूज़पेपर के 2 पेज की सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो, समझो उनको क्या कहना चाह रहा है। फिर क्या करना है आपको, कोई बुक लो, जैसे कोई चेतन भगत की बुक है। मैं जनरली चेतन भगत को आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल लिखता है वो। चेतन भगत की बुक लो, हमेशा हर रोज 5 पेज पढ़ो, 5 से 7 पेजेस। अगर आप 1-1.5 महीना ही करोगे ना, तो आप समझ जाओगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लड़का या लड़की रीडिंग नहीं करता है, सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ लेता है, वो भी हफ्ते में 3 दिन, वो भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो देखता रहता है ना, खुद से उसकी कोई रीडिंग की हैबिट नहीं है, कोई ग्रामर पढ़ने का कोई उसको फायदा नहीं है मेरे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसा एग्जाम नहीं है आज की डेट में। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, वो तुमसे आगे निकले हुए हैं। अगर तुम्हें उनको बीट करना है, नौकरी लेनी है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो तुम्हें इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप रीड नहीं करते हैं, इंग्लिश में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। शुरू करेंगे आज से आप। दूसरा, नोट्स कैसे बनाने हैं। सारी ग्रामर वीडियोस के नोट्स बना करके रख लेना जो मैंने आपको सिखाई हैं। कुछ एक के नोट्स मैंने डाले हुए कमेंट्स में, कुछ एक के नहीं डाले हुए हैं, आप उनको जाकर के चेक करके रखें, है ना, नोट्स बना के रखें। एडिटोरियल जब पढ़ रहे हो, साथ में वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे प्रेजुडिस आया, इसके साथ इसके नोट्स बना लो। प्रेजुडिस का क्या मतलब है ना, ओमनीबस आया, इसके नोट्स बना लो। इन नोट्स को आप हर वीक रिवाइज करेंगे संडे को। टाइम हो सकता है आपको लगे, आप बोलो सर हर संडे को मैं रिवाइज करूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। अरे भाई तेरे को याद भी तो है, ये प्रेजुडिस वर्ड तूने इस संडे याद किया, फिर तू अगले संडे फिर देखेगा, फिर उससे अगले संडे फिर देखेगा, फिर कोई तो ऐसा संडे आएगा ना जिस पे तेरे को प्रेजुडिस देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। समझ गया मेरी बात को। जब 3-4 बार देख चुके होगे तो वो नोट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम 150 वर्ड्स है ना, 200 वर्ड्स भी 10 मिनट में कर सकते हो अगर तुम वर्ड्स को जानते हो तो। समझ गए। तो ये काम आपको करना है, हर संडे रिवीजन, वोकैब के नोट्स, एडिटोरियल के ग्रामर के नोट्स, हर रोज 1 घंटे की रीडिंग। ये काम तू 2-2.5-3 महीने कर लो, उसके बाद जिंदगी भर है ना बाकी सब्जेक्ट्स की तुम प्रिपरेशन करते रहो, इंग्लिश की तुम्हें प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वोकैब ग्रामर देख लो अपनी और पेपर दे आओ जाकर के, 30 में से 25-28 नंबर आएंगे। समझ गए आई थिंक। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज की, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक मैं आपको छोटा सा ना दे देता हूँ समरी। ये मेरे भाई लोग, कोड है ना, कोड, उसके पास ऐसी एक ताकत, गैग ऑर्डर देने की। उस ताकत का वो कभी कभी फायदा उठाती है, जरूरत सही। और क्या ऐसा एक ऑर्डर दे देती है कि भाई कोई भी आदमी इस केस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा, कुछ छापेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि यार इस केस के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो किसी को पता नहीं है। और लोग ऐसे, मीडिया वाले तो पता ही है आपको, उसको कुछ भी पता पड़ गया मीडिया वाले को, वो तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मसाला लगा के टीवी में डाल देगा। तो कोर्ट क्या बोलती है, ऐसी तैसी कर दूंगी मैं, किसी ने टीवी पे दिखाया इस केस को, ना तुम्हें कुछ पता ना हमें कुछ पता, पहले जांच होने दो फिर टीवी पे दिखाना, है ना। तो इसको कहते हैं गैग ऑर्डर। अभी तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में शायद, है ना, वहां की कोर्ट ने ना एक ऐसा ही ऑर्डर निकाला है एक लॉ ऑफिसर के केस के अंदर, जो कि कांग्रेस के सरकार के टाइम पे लॉ ऑफिसर हुआ करता था और बीजेपी की सरकार के टाइम उस पर केस हुआ है। कोर्ट को लगता है कि ये केस जो सारा का सारा है ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का है, उससे खिलाफ जो है
अपना रिवेंज लेने के लिए आज की सरकार इस काम को कर रही है, ऐसा कोर्ट को लग रहा है ना। तो कोर्ट ने एक ऐसा गैग ऑर्डर निकाल दिया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है ऐसा गैग ऑर्डर आपको तभी निकालना चाहिए जब इसकी जरूरत हो। इस केस में जरूरत हमें लग नहीं रही है, क्योंकि अगर ये एक ऐसा झूठा केस भी है तो प्रिंट मीडिया और टीवी वाले जो है इसका जो है ना सपोर्ट करेंगे कि झूठा केस है, देखो इस केस के अंदर कोई भी जो है सब्सटेंस नहीं है। तो कह रहा है आपको हमेशा सोच समझ के निकालना चाहिए, ऐसे हर केस के अंदर आप मत निकाल दो। थोड़े से और भी एग्जांपल देगा जिसमें निकाल दिया कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स को, तो हम उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी आज की समरी है। बस कह रहा है कि आप जो है बिना सोचे समझे मीडिया को मत रोका करो। हर एक केस के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर आप ऐसे ऑर्डर निकाल देते हो। आज की टोन है रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्ट्स ही कर रहा है कोर्ट को, कुछ अच्छी बातें बता रहा है, कुछ बुरी बातें बता रहा है। कह रहा है ब्लैंकेट गैग ऑर्डर अगेंस्ट द मीडिया इज ऑफन फ्रॉट विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ फ्री स्पीच एंड द सिटीजन्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। कह रहा है जो ऊपर हमने पढ़ा था ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मीडिया, मीडिया के खिलाफ। कह रहा है इज ऑफन फ्रॉट विद, वो अक्सर फ्रॉट विद होता है, भरा हुआ होता है। अच्छा किससे? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से, बहुत ही गंभीर परिणामों से, नतीजों से। और किसके लिए? दोनों के लिए। अब दोनों कौन कौन है? बहुत। एक तो पहला है फ्री स्पीच, दूसरा है हमारे सिटीजन्स का राइट। और किस चीज का राइट है? रिसीव करने का, इंफॉर्मेशन को, जो हमारा हक है इंफॉर्मेशन को पाने का। तो कह रहा है ऐसा ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, ऐसा एक अचानक से दिया हुआ ऑर्डर कोर्ट का, मीडिया के मुंह में कपड़ा ठूसने वाला, वो भरा होता है अक्सर हमारी फ्री स्पीच और हमारी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के दोनों के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से। समझ गए सेंटेंस? सब्जेक्ट कौन है ग्रीन में? ब्लैंकेट गैग ऑर्डर। वर्ब कौन है पिंक में? इस, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक पूरे एडिटोरियल का आपके सामने मार्क्ड। अब इस पर देखने वाली चीज देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया। फ्रॉट विद, ये फ्रॉट विद का मतलब होता है फिल्ड विद, है ना, फिल्ड विद, भरा हुआ। अगर आप इसको भरा हुआ समझेंगे तो आप ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, माई बकेट इज फ्रॉट विद ल्यूक वार्म वाटर। मेरी बकेट में, मेरी बाल्टी में भरी हुई है मेरी बाल्टी गुनगुने पानी से। यही बोलोगे ना भाई, भरा हुआ है, मेरी बाल्टी गुनगुने पानी से भरी हुई है। अब ध्यान रखना, इंग्लिश ऐसे नहीं चलती जैसे हिंदी चलती है। आपने फ्रॉट विद का मतलब भरा हुआ लिखा है, पर ये पानी जो है बाल्टी में भर दोगे ना, उसके लिए यूज नहीं होगा। ये यूज होगा नेगेटिव चीजों के लिए, पहली चीज। और दूसरा जो फिजिकल ना हो, है ना, फिजिकल ना हो बल्कि इमेजिनरी हो, जैसे कि रिस्क। दिस एडवेंचर इज फ्रॉट विद रिस्क। ये एडवेंचर भरा हुआ बहुत सारे जोखमों से। समझ गए ना? रिस्क मतलब एक नेगेटिव चीज है, एडवेंचर में भरे हुए रिस्क मतलब इस एडवेंचर में बहुत सारे रिस्क हैं, तो कोई नेगेटिव चीज है और जो फिजिकली भी नहीं है ना। रिस्क एक इमेजिनरी चीज समझ लो आप। जैसे मैं यूं बोल दूं, दिस लेक्चर इज फ्रॉट विद डाउट्स। इस लेक्चर में बहुत सारे डाउट्स है ना, इस लेक्चर में बहुत सारी गलत चीजें, डाउट्स है। आप इसको पॉजिटिव चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। कभी कभी आप देखोगे जैसे दिस लेक्चर इज फ्रॉट विद नॉलेज, है ना, बट जनरली नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं। पॉजिटिव के लिए मैं फ्रॉट विद को बहुत कम देखता हूं रीडिंग के अंदर। तो आप नेगेटिव वर्ड्स के साथ में इस तरीके से भरा हुआ के लिए फ्रॉट विद को यूज करें, जैसे रिस्क है, डाउट है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है ना। चलो, करे ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स रिस्ट्रेनिंग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग on particular cases or programs from being telecast have drawn attention this week to the question of prior restraint, media freedom and the right of people facing investigation to a fair trial। थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर सिंपल सेंटेंस है। कह रहा ऑर्डर्स, अच्छा किन के द्वारा? अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा, बाय डिफरेंट कोर्ट्स, कोई हाई कोर्ट, कोई सेशन कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट। और कौन से ऑर्डर हैं? रिस्ट्रेन करने वाले, रोकने वाले मीडिया को। अच्छा किस काम से? रिपोर्ट करने से, फ्रॉम रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने से। अच्छा किस पे? ऑन पर्टिकुलर केसेस, खास केसेस पे या प्रोग्राम्स पे, और इनके टेलीकास्ट होने पे, इनके टीवी पे दिखाए जाने से। कह रहे ऐसे जो ऑर्डर्स है ना अलग अलग कोर्ट्स के मीडिया को रोकने वाले, कह रहे इन ऑर्डर्स ने, अब इसकी वर्ब आ गई हैव ड्रॉन, इन ऑर्डर्स ने ड्रॉ किया है, खींचा है अटेंशन को, हमारे फोकस को, ध्यान को, इस वीक, दिस वीक, इस हफ्ते, उन सवालों तक, टू क्वेश्चंस तक जो हैं पहले से रिस्ट्रेंट के, प्रायर रिस्ट्रेंट के, पहले से ही रोक लगाने के, है ना, प्रायर रिस्ट्रेंट के। और है मीडिया फ्रीडम के, हमारी पत्रकारिता के फ्रीडम के। और है हमारी राइट ऑफ पीपल फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू अ फेयर ट्रायल, और उस हक के उन लोगों के जो फेस कर रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन को
हक का एक है फेयर ट्रायल का, एकदम निष्पक्ष उनके खिलाफ जो है जांच हो, केस चले। तो अगर इस वीक जो है अलग अलग जो है कोर्ट के ऑर्डर हैं, इन्होंने एक ही चीज की तरफ हमारा ध्यान खींचा है कि कैसे फेयर रिस्ट्रेंट हो, कैसे मीडिया की फ्रीडम को रखा जाए और कैसे लोगों के अधिकार को बचाया जाए जो कि इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं और अधिकार है उनका एक निष्पक्ष ट्रायल का, निष्पक्ष केस का। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाए सेंटेंस के वर्ड्स पे। ऑर्डर्स की वर्ब है हैव ड्रॉन। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, कंट्रोल करना, बैन करना किसी चीज को, है ना। अब ये मुझे बताओ, बीइंग टेलीकास्ट, बीइंग टेलीकास्ट बी फैमिली की वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर भी यहाँ टेलीकास्ट क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव वॉइस है। फिर भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, बता सकता है कोई? अरे मेरे भाई, अगर नहीं बता रहे हो तो बड़ी गलत बात है। टेलीकास्ट 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 V1 V2 V3 एक ही होती है, समझ गए ना। याद करा करो बारी बारी, इसलिए बोलता हूँ। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 किसके लिए? टेलीकास्ट के लिए। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट, कोस्ट, स्प्रेड, है ना, स्प्लिट, जो ये सारी सारी वर्ब्स हैं इनकी V1 V2 V3 सेम होती है। तो ये वही वाली V1 V3 V2 V3 वाली V3 है, V3 ही समझे इसको। अब एक छोटा सा आपसे कॉन्सेप्ट जो है शेयर करता हूँ। आप मेरे को छोटी चीज बताओ, ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, पहले तो ये बताओ मुझे। चलो अब मैं करके बताऊं आपको। अच्छे सेंटेंस है दोनों के दोनों। अवर राइट ऑफ प्रिवेसी इज इंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रिवेसी का राइट्स है, निजता का अधिकार है, उसको इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना, हमारे संविधान के द्वारा। दिक्कत क्या है? राइट ऑफ प्रिवेसी गलत है, निजता का अधिकार है। अब का के हिसाब से आपने ऑफ लगा दिया। राइट टू प्रिवेसी होगा, हमेशा राइट प्लस में टू लगता है, राइट के बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है। तो राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमेशा आप टू देखेंगे। तो फिक्स प्रीपोजिशन के हिसाब से दिस इज रॉन्ग। चलो अब इसको टू कर देता हूं मैं। अगला देखो, many amendments have been brought up in the constitution to protect our civilian rights। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स, मैनी एंड अमेंडमेंट्स, बहुत सारे जो संशोधन जो है ब्रॉट अप किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सिविलियन राइट्स को। दिक्कत वही है, वही की वही, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अमेंडमेंट्स हैव बीन ब्रॉट अप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी अमेंडमेंट इन नहीं होते हैं, कभी भी अमेंडमेंट होंगे तो वो टू होंगे, ठीक है ना। तो जैसे राइट है उसके बाद में टू लगेगा, अमेंडमेंट है उसके बाद में भी टू लगेगा। दोनों ही वर्ड्स पॉलिटी से रिलेटेड है, राइट और अमेंडमेंट, दोनों के बाद हमेशा टू लगाया जाए। इस तरीके से दोनों सेंटेंस गलत है। अब मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा। दूसरे सेंटेंस में और भी एक एरर है, अगर आप वो पकड़ो पुराने कॉन्सेप्ट की तो मैं आपको बताऊं। दूसरे सेंटेंस में एक और भी एरर है जिसको मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। अब आप उसको भी पकड़ के मुझे बताओ वो कौन सी एरर है। चलो मैं बता देता हूं। मैनी, ए या एन इसके बाद में आए, आप हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। मैनी ए या एन आए, है ना। अगर ये ना आए तो मैनी के साथ में तो हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है। अब मैं एक बार समझा देता हूं कैसे होता है। इसको क्या समझना पड़ेगा आपको, अगर आप समझोगे नहीं ना तो ये रट्टा मार के रूल कभी भी नहीं याद रहेगा आपको। क्यों? देखो मैं बोल रहा हूं मैनी पीपल हैव डाइड। अब यहाँ पे मैनी के बाद में पीपल ही आएगा, है ना, या मैनी स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड द एग्जाम, क्रैक्ड द एग्जाम। अब मैनी स्टूडेंट्स के बाद देखो मैनी के बाद क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स आ रहा है, क्योंकि मैनी अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है। पर ये जो है ना, जब मैनी ए या एन लगता है ना तो ये रूल बिगड़ जाता है। क्यों? देखो मैनी ए या एन का मतलब क्या है, इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, मैनी अ स्टूडेंट हैज क्रैक्ड द एग्जाम। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम को क्रैक किया है, पर सबकी हम एक एक करके बात कर रहे हैं, सबको एक एक करके इन्फोसाइज कर रहे हैं, है ना। मैं यूं बोल रहा हूं, इन सब लड़कों में से, इन मैनी लड़कों में से एक एक लड़के ने पास किया इस एग्जाम को। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें बोल रहा हूँ बहुत लड़कों ने पास किया। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ अरे भाई बहुत लड़कों ने, एक एक लड़के ने मेहनत करके इस एग्जाम को पास किया है। तो मैनी अ स्टूडेंट, है ना। तो मैनी ए या एन के बाद में याद करें हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और एक सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज क्रैक्ड द एग्जाम। तो हमेशा याद रखें, और वहां भी मुझे यही करना है, मैनी एंड अमेंडमेंट्स की जगह करना है मैनी एंड अमेंडमेंट, और हैव बीन की जगह हैज बीन। आई थिंक सिंपल सा रूल है, समझ गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नोट्स बनाए हैं, है ना। जिंदगी में कभी भी मैनी ए या एन को देख करके कभी भी कंफ्यूज्ड ना हो। क्वाइट unusual and legally questionable decision
has been the interim order of the Andhra Pradesh High Court imposing a ban on the media and even social media from mentioning anything in relation to an FIR filed by the police against a former Advocate General of the state and others. कर एक बहुत ही अनयूजुअल, एक बहुत ही असाधारण और लीगली क्वेश्चनेबल और कानूनी तौर पे सवालिया, कर एक बहुत ही असाधारण और कानूनी तौर पे सवाल उठने वाला डिसीजन जो है ना, हैज बीन, वो रहा है। अच्छा, कौन सा डिसीजन? वो इंटरिम ऑर्डर रहा है, वो प्रोविजनल, वो टेम्परेरी सा ऑर्डर रहा है जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। इतना समझो, अगर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है ना, वो रहा है एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन। अब ये डिसीजन कौन सा है, ये ऑर्डर कौन सा है? ये वो ऑर्डर है जो इंपोज करने वाला है, लगाने वाला है जबरदस्ती एक बैन को मीडिया के ऊपर, और यहां तक कि सोशल मीडिया के भी ऊपर। अच्छा, बैन किस चीज का? मेंशन करने का किसी भी चीज को जो रिलेशन में है एक एफआईआर के, जिसको फाइल किया गया है पुलिस के द्वारा, और किसके खिलाफ? एक पुराने एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के खिलाफ एंड अदर्स, और भी कई दूसरे लोगों के खिलाफ। तो ऐसा एक ऑर्डर निकाला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि पुलिस ने जो एफआईआर की है इस एडवोकेट जनरल के खिलाफ और उसके कई साथियों के खिलाफ, कह रहा इस एफआईआर के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं की जाएगी, ना केवल मीडिया पे बल्कि सोशल मीडिया पे। कह रहा है ये जो इंपोज करने वाला जो बैन है ना, इंटरिम ऑर्डर है, ये रहा है एक डिसीजन है जो कि बड़ा अनयूजुअल है, असाधारण है और बड़ा ही लीगली क्वेश्चनेबल है। समझ गए ना? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लेना, डिसीजन की हैज बीन, इंटरिम मतलब प्रोविजनल हो, टेम्परेरी हो, दैट इज कॉल्ड इंपरिंग। इंपोज करना मतलब जबरदस्ती किसी भी कोई चीज लगाना, बैन लगाना, इंपोज या बैन, है ना? It is unusual in the sense that there appears to be no material to justify such censorship other than an allegation by the petitioner that it is a foisted case. अब ये बताएगा ये unusual क्यों है, क्यों ये unusual और legally questionable है। करे it is unusual, ये असाधारण है, in the sense, इस sense के अंदर इस तरह से, that वो ये कि करे दिखाई देता है, there appears, कोई भी मटेरियल नहीं, कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए ऐसी सेंसरशिप को, ऐसे बैन को, सिवा, अदर देन, सिवा एक एलिगेशन के, एक आरोप के, पिटिशनर के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा, दैट वो ये कि ये है एक फोर्स्टेड केस, ये है एक जबरदस्ती अपने मन से बनाया हुआ केस। तो सिर्फ याचिकाकर्ता ने ये बोला कोर्ट को कि एक फोर्स्टेड केस है, इस एलिगेशन के आधार पर कोर्ट ने बोल दिया कि इस केस की जो है मीडिया कवरेज पे हम बैन लगाते हैं। तो अगर बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि कोई भी मटेरियल नहीं दिखता हमें जस्टिफाई करने के लिए इस बैन को, सिवाय इस एलिगेशन के जो कि इस पिटिशनर याचिकाकर्ता ने लगाया था कि मेरे खिलाफ एक जबरन केस बनाया गया है। समझ गए होंगे? जस्टिफाई करना मतलब सही ठहराना। नो मटेरियल की वर्ब है अपीयर्स, देयर इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, नो मटेरियल ही सब्जेक्ट है, देयर एक एडवर्ब होती है। फोर्स्टेड मतलब फोर्सफुली इंपोज्ड, जानबूझ के कोई चीज करते हो ना, पुलिस आपको पकड़ती है, 4 थप्पड़ मारती है और आपके खिलाफ केस बना देती है। आप तो घर पे बैठ के सो रहे थे अपने, है ना? तो एक फोर्स्टेड केस होगा, वो आपके खिलाफ पुलिस ने बदला लेने के लिए ऐसा केस बनाया है। पिटिशनर होता है जो पिटिशन डाले, जो कोर्ट में केस को बनाए, याचिका करता है ना। चलो, करे इट इज ऑल्सो अकॉम्पनीड बाय एन ऑर्डर स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। कह रहे ये जो केस का ऑर्डर आया है ना, ये जो सेंसरशिप का ऑर्डर आया है मीडिया को रोकने का, ये और साथ ही साथ अकॉम्पनीड बाय है, इसकी जो है जुगलबंदी में है, इसके साथ में आया अकॉम्पनी करते हुए एक दूसरा ऑर्डर जो कि है स्टे करने का इन्वेस्टिगेशन को खुद को। तो एक साथ में दूसरा ऑर्डर भी निकाला कोर्ट ने, ये इन्वेस्टिगेशन को भी हम स्टे करते हैं, अभी इसके अंदर जांच भी नहीं की जाएगी। समझ गए होंगे? सिंपल सेंटेंस है ना? इट की वर्ब है इज अकॉम्पनीड बाय। कह रहा इट इज इंडीड ओपन टू हाई कोर्ट टू ग्रांट अ स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। करे वास्तव में ओपन टू है, ये चीज वास्तव में खुली है, ये अधिकार वास्तव में हाई कोर्ट को है कि वो ग्रांट कर सके एक स्टे को इन्वेस्टिगेशन पे, जांच पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में, बहुत ही खास केसेस के अंदर। करे ये चीज भी हाई कोर्ट के सामने खुली हुई है, रास्ता खुला हुआ है कि वो ग्रांट कर दे ऐसी इन्वेस्टिगेशन को। तो करे ये वाली बात सही है इन्वेस्टिगेशन को रोकने की, अगर करना चाहे तो हाई कोर्ट कर सकती है ना। अब आगे देखते हैं क्यों कर सकती है। कह रहा व्हेन political vendetta is alleged against the government of the day, that too by someone who had served a previous regime as a law officer, the need for media coverage and public scrutiny is all the greater.
कह रहा है जब पॉलिटिकल वेजेंडा, जब सियासी बदले की भावना से किया हुआ काम, राजनीतिक रिवेंज, कह रहा है जब राजनीतिक रिवेंज को ना अलेज किया जाता है, बदले को अलेज किया जाता है, आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। और गवर्नमेंट कौन सी? ऑफ द डे, आज की। ऑफ द डे मतलब आज की। कह रहा है जब सत्ता में रूढ़ सरकार जो बैठी है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसके खिलाफ राजनीतिक गलत भावना का केस बनाया जाता है, और वो भी एक ऐसे बाय समवन, एक ऐसे आदमी के द्वारा जिसने सर्व किया था प्रीवियस रिजीम में, पहले वाली सरकार में, एक लॉ ऑफिसर के तौर पे। कह रहे जब ऐसा होता है तो क्या हुआ? कह रहे जो नीड है ना मीडिया की कवरेज की और पब्लिक स्क्रूटनी की, मीडिया कवरेज करे और पब्लिक स्क्रूटनाइज करे, पब्लिक भी समझे इस केस के अंदर क्या हो रहा है। कह रहे ये जो नीड है ना इन दोनों चीजों की, इज ऑल द ग्रेटर, ये सबसे ज्यादा होती है, यस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। ऑल द ग्रेटर का मतलब क्या है? पहले से काफी ज्यादा होती है, दूसरे केसेस को छोड़ दो, इस केस में बहुत ज्यादा होगी। अगर जब ऐसे वेंडिटा की बात हो रही हो, सरकार के खिलाफ बात हो रही हो, तो पब्लिक को, मीडिया को इस चीज के बारे में डिस्कस करना ही चाहिए। वर्ड्स देखेंगे, वेंडिटा मतलब बदले की भावना, रिवेंज बोल दो, ग्रज बोल दो, ऑफ द डे मतलब आज की, ऑफ द डे मतलब आज के, रेजिम मतलब प्रशासन, गवर्नमेंट बोल दो, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो, डिस्पेंसेशन बोल दो, रेजिम का मतलब होता है हमारा प्रशासन, हमारी हुकूमत। अच्छा, और कुछ है नहीं इसमें। कह रहा हाउ द पिटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिपोर्टेज इज अनक्लियर। कह रहा कैसे पिटिशनर बेनिफिट होगा, कैसे पिटिशनर को फायदा होगा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिपोर्टेज से, रिपोर्टिंग की पूरी जो है नामौजूदगी से। कह रहे ये चीज है अनक्लियर, ये चीज है अभी भी किसी को साफ नहीं। तो किसी को नहीं पता कि इससे पिटिशनर को कैसे बेनिफिट होगा अगर इसकी टीवी पे बात नहीं होगी। तो इस सेंटेंस में खास चीज है, सेंटेंस में क्लोज आया है, हाउ नाम के एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ हुआ है, फिर भी सेंटेंस देखो, सेंटेंस को इन्वर्ट नहीं किया हुआ हमने। हाउ नाम के एडवर्ब सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया है ना, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, पर वो इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, मतलब सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे एक्चुअल सवाल नहीं पूछा गया है, यहाँ पे क्लोज बनाया गया है। क्लोज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। तो हाउ द पिटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिपोर्टेज, ये क्लोज है। करेक्ट, कैसे पिटिशनर को बेनिफिट मिलेगा, कैसे पिटिशनर को फायदा होगा, ये देखो पूरा क्लोज है ना, कैसे पिटिशनर को फायदा होगा। अब इस क्लोज की वर्ब क्या है? इज। कह रहे ये चीज है इज अनक्लियर, बिल्कुल भी साफ नहीं। तो ये पूरे की, इस पूरे की वर्ब है इज, है ना, और इस पूरे में खुद की एक सब्जेक्ट वर्ब है, वो है पिटिशनर और वुड बेनिफिट। इसको बोलते हैं क्लोज। जिन लोगों को क्लोज सीखना होता है, ये होता है एक नाउन क्लोज। कह रहा इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट इवन टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन। कह रहा है ये जो ऊपर रोकने वाला काम है ना, ये प्रिवेंट कर देता है इवन सही सही कमेंट्स को, सही सही टिप्पणियों को, यहां तक कि उस इफेक्ट तक, यहां तक कि कुछ इस तरह की, दैट ये कि देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी जो है ना ताकत नहीं है एलिगेशंस के अंदर, इन सारे के सारी जो है ना आरोपों के अंदर। मान लो कोई मीडिया वाला ये बोलना चाहे कि ये गलत केस है ना, सही कमेंट करना चाहे, यहां तक कि कोर्ट ने इस तरह के सही कमेंट को भी रोक दिया है। समझ गए सेंटेंस को? सब्सटेंस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई मीनिंग हो, कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई मजबूत चीज हो, वो होती है सब्सटेंस। अगर मीडिया ये भी रिपोर्ट करना चाहे ना कि केस गलत है, तो वो भी केस आज कोर्ट ने रोक दिया है मीडिया को इस केस के अंदर करने के लिए। अब टू द इफेक्ट को देखें, अच्छा फ्रेज है, इसका मतलब होता है हिंदी में कुछ इस तरह का। अब देखो ऐसा मत समझो कुछ इस तरह का, आप जहां भी यूज करो इसको यूज कर देना, समझो इसको कैसे यूज करना है। कुछ इस तरह का कौन से केस में? मान लो मैं ऐसा बोलना चाहूं, उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, ही टोल्ड मी टू गेट आउट, और या फिर उसने वर्ड्स कहे कुछ इस तरह के। देखो उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, है ना, पर मान लो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा उसने मुझे कैसे कहा, उसने मुझे इशारे में कहा, उसने मुझे सीधे सीधे कहा, तो मैं उसको यूं बोल सकता हूँ सामने वाले को, भाई उसने मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया था, मतलब कुछ इस तरह के वर्ड बोले थे मुझे, है ना। बस यहाँ पे मैं बोलूंगा कुछ इस तरह के वर्ड्स के लिए और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। उसने हो सकता है मुझे इशारा किया हो सकता है उसने मुझे बातों बातों में बोला हो कि बाहर चले जाओ, हो सकता है उसने मुझे डांट के बोला हो सकता है उसने मुझे सीधे सीधे बोला हो। तो ही टोल्ड मी टू गेट आउट और द वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। वैसे ही शी मेड अ नोट टू दैट इफेक्ट, उसने एक नोट दिया इस इफेक्ट पे, है ना, कुछ इस तरह का उसने एक नोट बनाया। अब मुझे नहीं पता उस नोट में उसने साफ साफ क्या लिखा, पर समरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसने एक नोट बनाया कुछ इस तरह का। तो कुछ टू दैट इफेक्ट जो है ना, वो यही बताता है कि एग्जैक्टली नहीं, पर टू दैट इफेक्ट मतलब कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे वही बात ये कहना चाह रहा है कि कमेंट जो आएंगे लेजिटिमेट कमेंट टू दैट इफेक्ट, कुछ इस तरह के कि कोई भी एलिगेशन नहीं है सब्सटेंस के अंदर। आई थिंक समझ गए होंगे इस फ्रेज को, सिंपल सा फ्रेज है ना, टू द इफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहा है इंजंक्शंस
against publications can either be ordered to prevent possible defamation or invasion of privacy, or one aimed at protecting the fairness of a trial or an investigation. कह रहे इंजंक्शंस है, जो इंजंक्शन क्या होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर, कैसे, बड़े बड़े ऑर्डर है ना, भाई तुम्हारे ऊपर बैन लगा दिया, तुम यहाँ नहीं आओगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये काम नहीं करोगे, ऐसे कमांड देने वाले, ऑर्डर देने वाले, रूलिंग करने वाले एम्बार्गो और इंजंक्शंस जो हैं किसी भी पब्लिकेशन के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, कह रहे या तो वो हो सकते हैं, कैन आइदर भी, या तो वो हो सकते हैं एक ऐसा ऑर्डर जो प्रिवेंट करेगा पॉसिबल डेफेमेशन को, किसी के तिरस्कार को, किसी की बदनामी को, या वो प्रिवेंट करेगा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को, किसी के निजता के अधिकार को, है ना। कह रहा ऐसे इंजंक्शंस दो ही काम करते हैं, और या फिर वो हो सकते हैं एक ऐसे, वन ऐसे जो एम्ड एट होंगे, जिनका ये एम्ड होगा कि वो प्रोटेक्ट करें निष्पक्षता को, फेयरनेस को, एक ट्रायल की और एक इन्वेस्टिगेशन की। तो कह रहा ऐसे ऑर्डर इसी मामले में निकलते हैं जब किसी के डिफेम होने का डर हो कोर्ट को, किसी के बदनाम होने का डर हो, या किसी के निजी जीवन के अंदर इन्वेजन का डर हो प्राइवेसी में, या किसी ट्रायल के, किसी जो है कोर्ट केस की निष्पक्षता को प्रोटेक्ट करने का सवाल हो, इन्वेस्टिगेशन को, तभी कोर्ट ऐसे इंजेक्शन निकालती चाहिए। इसको समझने के लिए ऐसा समझे, जैसे कोई बड़ा सुपरस्टार है, उसके घर के अंदर उसके मियाँ बीबी है ना, उनका झगड़ा हो गया, झगड़े में कुछ ऐसी बातें बोल दी उसकी वाइफ ने, या उसने अपनी वाइफ पे ऐसे कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो पब्लिक के अंदर उन दोनों का मजाक बना सकते हैं, है ना। अब उन दोनों को डिवोर्स चाहिए, कोर्ट में वो गए, कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि इस केस को आप मीडिया के ऊपर नहीं लाओगे, क्योंकि इन दोनों के आपस से घर की बात है, ये कोई नेशनल इशू तो है नहीं, तो आप इसको मीडिया पे ला करके इन दोनों का जो मखौल ना बनाएं, इस केस को हम खुद ही सॉल्व करेंगे, बाद में जब ये सॉल्व हो जाए, डिवोर्स मिल जाए, फिर मीडिया के अंदर आप इसको रिपोर्ट करें। तो इस तरह से ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है, डेफेमेशन होता है, तभी कोर्ट ऐसे ऑर्डर निकाला करती है। समझ गए ना। डेफेमेशन देख लें, ये डी प्लस में फेम से बना है, फेम मतलब नाम और डिफेम मतलब बदनामी, है ना। इन्वेजन मतलब घुस जाना, आपके अंदर घर के जो है घुसने का काम होता है इन्वेजन। द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड in Sahara versus SEBI that the court can grant preventive relief on a balancing of the right to free trial and a free press। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जबरदस्ती होल्ड करने का मतलब क्या होता है, जोर देके किसी काम को कहना, है ना, कहना कि ये होगा ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होल्ड किया, जबरदस्ती कहा जोर देके, सहारा वर्सेस सेबी केस में 2012 में, दैट वो ये कि सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, ग्रांट कर सकती है प्रिवेंटिव रिलीफ को, इस तरह के रिलीफ को, प्रिवेंटिव रिलीफ को, और किस पे, ऑन अ बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल एंड अ फ्री प्रेस, एक बैलेंसिंग के काम पे जो है हमारे अधिकार का, एक फ्री ट्रायल का और फ्री प्रेस का, एक फ्री मीडिया का। प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब क्या होता है, केस शुरू होने से पहले ही आदमी जाके कोर्ट में कह दे कि मेरे केस की सर मीडिया में मत आने देना, मेरे केस को मीडिया में आने से रोका जाए, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा केस मीडिया में आने से बिगड़ेगा। तो इसको कोर्ट बोलती है प्रिवेंटिव रिलीफ, पहले से ही केस के शुरू होने से पहले ही ऐसा रिलीफ दे देती है। तो सुप्रीम और जो सारा और सेबी का केस था, इसमें भी कोर्ट ने एक ऐसा जो है रिलीफ दे दिया था, दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए। समझ गए होंगे। ये डिड क्या यहाँ पे इंफोसाइज कर रही है, वैसे तो यहाँ पे हेल्ड आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, पर डिड होल्ड का मतलब क्या है, इस चीज पे हम इंफोसाइज कर रहे हैं, कोर्ट ने ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर इट फेवर्ड सच टेम्परेरी रिस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन ओनली इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और अ फेयर ट्रायल। कह रहा हालांकि ये फेवर करती थी ऐसे टेम्परेरी रिस्ट्रेंट को, ऐसे थोड़े से टाइम के लिए जो रिस्ट्रेंट आता है, बैन आता है पब्लिकेशन पे, सिर्फ उन्हीं केसेस में जो रियल और सब्सटेंशियल रिस्क से भरे हुए हैं। और किसका रिस्क, प्रेजुडिस का, एक जो है भेदभाव का, है ना, जिसपे रियल हो और बहुत ज्यादा रिस्क हो भेदभाव का। और किस चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, न्याय को देने के लिए, और या फिर एक फेयर ट्रायल के लिए, एक निष्पक्ष कोर्ट केस के लिए। तो कह रहा है ये कभी भी ऐसा ही, जब भी ये हमेशा फेवर उसी किस्से में करती थी, इस तरह के ऑर्डर को, जिसके अंदर वास्तव में बहुत सारा रिस्क हो कि कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, या तो जस्टिस देने के अंदर या सही से केस चलाने के अंदर। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा चीजें रिपीट हो रही है, पर ये वही चीज बार बार बोल रहा है ना। कोर्ट हमेशा तभी दिया करती थी जब जब कोर्ट को लगता था कि जरूरी होगा। आजकल कोर्ट ऐसा नहीं कर रही है। आजकल आप भी कोर्ट में जाते हो और बोल देते हो मेरे केस की ना हो, और कोर्ट बोल देती है चलो तुम्हें भी हम ऐसा ऑर्डर देते हैं, तुम्हारा केस भी मीडिया के अंदर नहीं आएगा। पूरा एडिटोरियल इसी बात पे बना हुआ है ना। चलो कह मीनवाइल इसी बीच द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे passed a more interim order
stopping the telecast of the remaining episodes of a series of Sudarshan News on entirely different grounds। कह रहे इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द सेम डे उसी दिन पास कर दिया एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर, है ना, एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेरी ऑर्डर, जो कि स्टॉप करने वाला टेलीकास्ट को रिमेनिंग बचे हुए एपिसोड्स के एक सीरीज के सुदर्शन न्यूज पे। और कह रहे ये हुआ एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स, ये पूरे ही अलग आधार पे ये ऑर्डर को निकाला गया। तो कह रहे इसी दिन कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर भी निकाला कि एक टेलीविजन सीरीज को सुदर्शन न्यूज नाम के चैनल पे नहीं टेलीकास्ट किया जाए। अब वो टेलीविजन सीरीज के बारे में बताएगा आगे। ग्राउंड का मतलब है बेस, आधार, है ना, सिंपल सा सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट की हुआ है पास्ट। अब देखो ये कैसा है ना, क्यों हुआ है। कह रहा होल्डिंग दैट द प्रोग्राम 4 episodes were aired was nothing but vilification of Muslims, the court found it necessary to interdict the telecast of more episodes। होल्ड करते हुए, इस चीज पे जोर देते हुए, दैट वो ये कि जो ये प्रोग्राम है 4 एपिसोड जिसके एयर हो चुके हैं, जिसके 4 एपिसोड्स को टेलीकास्ट किया जा चुका है, कह रहे जो ये प्रोग्राम है ये वॉज था कुछ भी नहीं, वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, सिवा विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स के, मुस्लिम को गालियों के। विलिफिकेशन मतलब किसी को गालियां देना, किसी का तिरस्कार करना। कह रहे कुछ भी नहीं था सिवा तिरस्कार के मुस्लिम्स के लिए। कह रहा ऐसा होल्ड करते हुए साइमल्टेनियसली कोर्ट ने फाउंड किया, कोर्ट ने ऐसा पाया इस चीज को बड़ा जरूरी कि वो इंटरडाइट करे, वो रोके, बैन लगाए टेलीकास्ट को और ज्यादा आगे एपिसोड्स के लिए। तो 2-4 एपिसोड्स आए होंगे, उसने कोर्ट ने देखे, फिर इस चीज को देख करके ऐसा होल्ड किया कि ये एपिसोड जो है सारे के सारे मुस्लिम को तिरस्कार करने वाले हैं। तो कोर्ट ने क्या समझा कि अब तो मैं इस पे रोक लगाऊंगी, आगे के एपिसोड टीवी पे नहीं आने दूंगी। समझ गए सेंटेंस को। देखो कोर्ट फाउंड है, ये इसकी वर्ब है फाउंड, और होल्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है ना। ये पूरा का पूरा काम जब साइमल्टेनियसली हो रहा था तब कोर्ट ने ऐसा फाउंड किया, मतलब दोनों काम कोर्ट एक साथ कर रही थी, एक काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से हमने बता दिया। 4 एपिसोड्स की वर्ब वर 8, प्रोग्राम की वर्ब वॉज, है ना, सारे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर पकड़ो। विलिफिकेशन मतलब किसी की बदनामी, किसी को गालियां देना, तिरस्कार करना, एक नाउन है। डेफेमेशन बोल दो, एस्पर्जन बोल दो, डिस्पर्जन बोल दो, है ना। चलो इंटरडाइट करना मतलब बैन लगाना, किसी चीज को रोकना, इंटरडाइट करना। कह द कोर्ट सीम्स टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ हेट। कह रहा कोर्ट दिखाई देती है, कोर्ट सीम्स दिखाई देती है, बना चुकती हुई, हैव मेड, कोर्ट दिखाई देती है कि वो बना चुकी है एक डिस्टिंक्शन को, एक थोड़ी से डिफरेंस को। अब किसके बीच में, बिटवीन लगा के बताएगा, 2 चीजों के बीच में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ हेट। आपके अभिव्यक्ति के अधिकार और आप कभी जब हेट का, घृणा का प्रोपगेशन करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, आप खड़े होकर के किसी धर्म को गालियां दो और कोई आपको पकड़े आकर के आप बोलो मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के राइट को, और आपका किसी को गालियां देने का जो अधिकार नहीं है, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो अभिव्यक्ति का अधिकार ये नहीं कहता कि आप किसी रिलीजन को गालियां देने लगो, आप कहोगे ये मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार है। लगता है कोर्ट ने इन दोनों चीजों के बीच में अच्छा डिस्टिंक्शन बना लिया है। अब कोर्ट समझने लगी है दोनों चीजों में क्या फर्क होता है। समझ गए ना सेंटेंस को। प्रोपगेशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, जनरली गलत चीजों की होती है। प्रोपगेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, गलत चीजों को आगे फैलाते हैं। जरूरी नहीं है आप अच्छी चीजों को भी फैला सकते हैं। अगर आप बोले प्रॉफिट मोहम्मद प्रोपगेटेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम टू द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी, तो उसमें रिलीजन को प्रोपगेट किया गया, पूरी दुनिया में फैलाया गया। जनरली प्रोपगेशन गलत चीजों का होता है, क्योंकि आप प्रोपगेट करते वक्त पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं देते हो, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताते हो जो आप बताना चाहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन recent years there have been quite a few instances, especially in Karnataka of omnibus interim injunctions against all media houses obtained by some people solely to prevent any news reporting about themselves। कह रहे recent years में, हाल के सालों में, there have been, वहां रहे हैं, quite a few instances, काफी सारे instances, काफी सारे examples, पिछले कई सालों में कई सारे किस्से ऐसे रहे हैं, खास करके कर्नाटका में। अच्छा किस चीज के इंस्टेंसेस रहे हैं, ऐसे ही ऑमनिबस इंटरिम इंजंक्शंस के, ऐसे ही टेम्परेरी ऑमनिबस, वो आपको बताया था मैंने, स्वीपिंग है ना, जनरल स्वीपिंग टेम्परेरी ऑर्डर्स के, इंजंक्शन मतलब ऑर्डर, और किसके खिलाफ, सारे के सारे मीडिया हाउसेस के खिलाफ। और कौन से ऑर्डर्स हैं, कौन से ऑर्डर्स हैं ये, जो ऑब्टेन्ड बाय हैं, जिनको लाया गया है, प्राप्त किया गया है
कुछ लोगों के द्वारा महज सोलली रोकने के लिए किसी भी न्यूज रिपोर्टिंग को उनके द्वारा। कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए कि आपको डर लगे कि मेरी रिपोर्टिंग न्यूज में ना हो, मैं गलत आदमी हूं फिर भी मेरे को न्यूज वाले गालियां ना दें, है ना। तो कह रहे कुछ ऐसे किस्से कई सालों में पिछले रहे हैं, खासकर कर्नाटका में, कि लोग कोर्ट में गए और जाकर के ऐसे ऑर्डर निकलवा लिए कि मेरे खिलाफ कोई भी रिपोर्टिंग न्यूज मीडिया के अंदर ना हो। तो इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है ना। अ फ्यू इंस्टेंसेस इसकी वर्ब है हैव बीन। करो while claiming to be defamed by one publication, they sue all media outlets and obtain open-ended stay on publications, including that those are hardly interested in writing about them। बहुत अच्छा सेंटेंस है, हंसी आएगी इसको आपको सुन के। कह क्लेम करते हुए कि हम डिफेम हो गए हैं, while claiming to be defamed by one publication, किसी एक पब्लिकेशन के द्वारा, किसी एक न्यूज़पेपर या किसी एक चैनल के द्वारा। कह रहे ऐसा क्लेम करते हुए, दावा ठोकते हुए, है ना, कि हमें हमारी बदनामी हुई है। वो सू कर देते हैं, वो केस डाल देते हैं सारे मीडिया आउटलेट पे, और वो ऑब्टेन कर लेते हैं ओपन एंडेड स्टे, एक खुला स्टे। ओपन एंडेड मतलब एक स्टे का एक स्टे है अपने आप में, थोड़े दिनों के लिए, जब तक कोर्ट ने बोला तब तक स्टे ही रहेगा, ओपन एंडेड है। किस पे? पब्लिकेशन पे, है ना, किसी भी तरह की रिपोर्टिंग पे। कह रहे जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग दोज, वो लोग, वो वाले चैनल, वो वाले पेपर जो बहुत ही कम इंटरेस्टेड हैं, जो ना के बराबर इंटरेस्टेड हैं राइट करने में उनके द्वारा। अब आपके खिलाफ आपके मोहल्ले के किसी न्यूज़पेपर ने कुछ लिख दिया और आप जाकर के कोर्ट में जो है आज तक और द हिंदू और जो है इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के खिलाफ आपने केस डाल दिया कि मेरे खिलाफ जो है मेरे बारे में कोई मीडिया वाला नहीं लिखेगा, और ऐसा एक ऑर्डर भी कोर्ट से ले लिया ओपन एंडेड सा। तो बड़ी हंसी की बात है ना, आपके मोहल्ले के किसी न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा था और आप इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ एक ऑर्डर निकलवा लाए कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा। अरे भाई, हो सकता है वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड ही ना हो लिखने के अंदर, इतने बड़े तुम इंसान ही नहीं हो, फिर भी तुम जाके केस डाल रहे हो कोर्ट के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? देगी वर्ब है स्यू, देगी वर्ब है ऑब्टेन, एंड लगने के कारण। हार्डली वर्ड को नोट करें, इसका मतलब होता है ना के बराबर। इस पे ग्रामर रूल भी बनता है, अपनी पुरानी ग्रामर की बुक को निकाल करके देखें, नोट्स को, हार्डली और हार्ड की पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है ना। कह रहा है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कोर्ट्स ought to avoid omnibus orders against publication। कह रहे प्रिंसिपल के तौर पे, है ना, एक नियम के तौर पे कोर्ट्स को अवॉइड ही करना चाहिए ऑमनिबस ऑर्डर्स को किसी भी पब्लिकेशन के खिलाफ। कह रहे तब तक नहीं देना चाहिए ऑर्डर जब तक बहुत जरूरत ना हो। एज ए प्रिंसिपल हमेशा कोर्ट को मना ही बोलना चाहिए पहली दफा में। कह रहे सच ऑर्डर्स आर ऑफन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द राइट टू नो। कह रहे ऐसे ऑर्डर्स जो है ना अक्सर वो होते हैं टू द डेट्रीमेंट। टू द डेट्रीमेंट का मतलब क्या है? डिसएडवांटेज के लिए, डैमेज करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। कह अक्सर जो ऐसे ऑर्डर होते हैं ना वो चोट पहुंचाने वाले होते हैं, डिसएडवांटेज वाले होते हैं, डैमेज वाले होते हैं, इंजरी वाले होते हैं। और किसके लिए? हमारे राइट टू नो के लिए, हमारी सूचना के अधिकार के लिए, जानने के अधिकार के लिए। अगर ऐसे ऑर्डर्स जनरली बोगस ऑर्डर्स होते हैं और हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं। आज का एडिटोरियल थोड़ा सा पॉलिटी रिलेटेड था, पर इसको लेना जरूरी था क्योंकि इस तरह के एडिटोरियल्स भी हमें पढ़ने आने चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट मैं इसको नहीं कहूँगा, थोड़े वर्ड्स नए आए हैं, है ना। बाकी तो आप जो पढ़ते हो वैसा ही है रोज का। अपनी रीडिंग को जारी रखो जिस तरीके से मैंने आपसे बात की है, हर रोज 1 घंटा एक्सक्लूसिवली टू इंग्लिश अगले 1-1.5 महीने के लिए। मुलाकात लूंगा कल के एडिटोरियल में। वीडियो को एक शेयर देना। आज मैंने क्विज नहीं डाला है क्योंकि आज क्विज बनाया नहीं है, आज ऑफिस जाने के लिए जल्दी हो रही है ना, तो क्विज मैं कल बनाऊंगा। कल वाले से अपने क्विज को फिर स्टार्ट करेंगे। साइनिंग आउट।